सवाल ये है कि इसकी विजिबिलिटी कैसी है। ये सही है। मैं देख रहा था विजिबिलिटी बहुत हल्की तो नहीं, मैं इसी चक्कर में वहाँ तक पहुँचा था। आप दोनों के क्लासेस लगे में, आप आगे आ जाए। इनको भी नज़र नहीं आ रहा। चले, मैंने बोल के पुकारना है। एक ऑप्शन ये है कि हम इसको दो सफ़ों पे बार बार आगे पीछे कलाबाजियाँ खाते रहें, और एक ये है कि मैं, क्योंकि ये आपसे नहीं करवाना, ही मैंने डिस्कस करना है साथ साथ। हाँ फिर ठीक है सर। ग्रुप में सेंड कर दें ताकि आप सॉफ्ट में ओपन कर लें। इसके लिए तो ये वाले भाई को करीब आगे इसकी तस्वीर खींच के ग्रुप में डाल दें। वाह, सॉफ्ट कॉपी की सॉफ्ट कॉपी। जी जी, असल में फिर ये तस्वीर करनी पड़ेगी ना। हाँ नहीं, फिर वही मैं चाह रहा था कि इधर काम ना करना पड़े, ये कर लें और मैं आगे पढ़ाई वाली बात शुरू कर लूँ। चलें यहाँ से कर लेते हैं। गुड। हमारा माउस भी सारे ही है वैसे। नहीं, माउस भी बेचारा ना बड़ा गरीब सा ही है। मोड चेंज करके विंडो सेलेक्ट कर। नहीं, मैं इसीलिए आसान तरीका बताया था, लेकिन भाई को समझ नहीं आया। हाँ जी, बेहतर आई है तस्वीर, पक्का डाल दे फिर ग्रुप में। सही बात है। असल में मैंने देखना है कि आपको सवाल देख के समझ आती है या नहीं आती। तो स्लाइडें तो हम आपको लेक्चर के एंड पे भी दे सकते हैं, लेकिन वो विजिबिलिटी का मसला था। वैसे वाकई आप लोगों इतनी कमज़ोर आंखें क्यों हैं? हाँ, साइड से, बहुत साइड से वो हो जाता है, लेकिन पीछे वाली जगह से विजिबिलिटी बेहतर है। नहीं, मुझे वाकई परेशानी हो रही है। हो सकता है वाकई ना नज़र आ पा रहा हो। पढ़ने की कोशिश करता हूँ, या मेरी आंखें तेज़ हैं। चौथी लाइन में लिखा था, मैटर हैज़ बीन डिस्कस विद आवर टेक्स्ट टीम हु वुड गिव इट्स व्यू शॉर्टली। चलें, शायद कौन सी लाइन पढ़नी है? रिक्वायर्ड कमेंट ऑन द एनालिटिकल रिव्यू परफॉर्म बाय ऑडिट टीम एंड स्पेसिफाई विच एक्सप्लेनेशन इन द एनालिटिकल रिव्यू सीम्स अनरीजनेबल एंड स्लैश और इनकम्प्लीट। अब रट्टे में स्लैश तो नहीं ना जहन में होगा। In 2014 all the employees related expenses were paid before year end. पहली टीम audit teams notes/comments. You are engagement partner of Salim Electronics Limited. SEL is engaged in manufacturing and selling of electronic appliances including air conditioner, washing machines, refrigerator, electric lights. क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मुझे परेशानी इस बात की है कि आप लोगों की आंखें इतनी कमज़ोर क्यों हैं? ये थोड़ी सी डरने वाली बात है। आप लोग मेरे से आधी एज के हैं तकरीबन।
अब पता नहीं, हो सकता है आप लोगों की एज थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई हो, लेकिन मैं 78 साल का हूँ। तो आधी नहीं है, चले आधी से थोड़ी सी ऊपर है, लेकिन कहने का मतलब है कि आप लोग फिर मोबाइल एक्सेसिव यूज़ तो नहीं कर रहे। तो मतलब चलो इस एज के बाद और बहुत सारे लैपटॉप्स पे काम करने के बाद तो असूलन मेरी आंखें थोड़ी सी, मैं मानता हूँ कि मेरी आंखें थोड़ी सी कमज़ोर हुई हैं, लेकिन आप लोगों की बात सुन के तो मुझे बड़ी परेशानी हुई है। हाँ 38 साल है, अगर मैं एक्चुअल बात करूँ आईडी कार्ड के मुताबिक तो 37 साल। तो इसमें नहीं, तो इसमें मैंने क्या इसको छुपाना है? फेसबुक पे जाके देख लें, फेसबुक पे एज पता लग जाती है। मैंने कौन सा कोई डेट ऑफ बर्थ छुपाई हुई है वहाँ? जी जब सीए क्वालिफाई हुआ था 28 साल, मतलब 40 साल की उम्र से पहले मिलीनियर बन गया। क्या 40 साल से पहले क्या हो गया? मिलियन। अच्छा जी, वो ऑप्शन तो बहुत पहले भी बनने का था, लेकिन हमने जो है ना पब्लिक सर्विस को चूज़ किया, आहिस्ता आहिस्ता, स्लो पॉइजन। फिर भी 40 से पहले। अच्छा खैर, मैं ये लाइन पढ़ के सुना दिया करूँगा, इसमें परेशान ना हो। अब आपके पास सॉफ्ट में आ गया, ग्रुप में आ गया, ग्रुप में आप उसको जूम करके देख सकते हैं। बस पॉइंट ये है कि हमने देखना है कि हो क्या रहा है और सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है। कमेंट ऑन एनालिटिकल रिव्यू परफॉर्म बाय ऑडिट टीम। हमारी टीम ने कोई एनालिटिकल रिव्यू किया है, हमने उस पर कमेंट करना है। एंड स्पेसिफाई विच एक्सप्लेनेशन इन एनालिटिकल रिव्यू सीम्स अनरीजनेबल एंड स्लैश और इनकम्प्लीट। हमें कौन सी इंफॉर्मेशन अनरीजनेबल लग रही है, कौन सी इनकम्प्लीट लग रही है, कौन सी ठीक नहीं लग रही। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये भी CFAP का ही प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ताकि एक माइंड डेवलप हो जाए कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो उसको किस तरह से डील करना है। कैफ में भी हमारे पास 1-2 सवाल हैं। ये एनालिटिकल रिव्यू ऑलरेडी हुआ हुआ है और आपने बताना है कि कौन सी जगह पे इनकम्प्लीशन है और कौन सी जगह पे आप कुछ प्लस माइनस करना चाहेंगे। अब आपने लॉजिकली चीज़ों को लेके चलना है। एंगेजमेंट मैनेजर है सलीम इलेक्ट्रॉनिक्स पे, और सलीम इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग कर रही है इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस की, जिसमें एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक लाइट एंड बल्ब्स हैं। एनालिटिकल रिव्यू के रिजल्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं और आपने उसके ऊपर, यानी कि हमारी टीम ने काम कर दिया हुआ है। अब सवाल का फोकस डिफरेंट है, आपने रिव्यू नहीं करना, रिव्यू किया हुआ है टीम ने। अब आपने देखना है कि टीम ने सही रिव्यू किया या नहीं किया। तो टीम ने रिव्यू में कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए होंगे, कुछ बातें डिस्कस की होंगी, आपको अच्छी ना लगें तो आप कहें यार ये मज़ा नहीं आया, इसमें ये बात भी पूछ लेनी चाहिए थी, ये बात मुनासिब नहीं है, इस बात में ये चीज़ ऐड हो सकती थी। डन। लेकिन बहरहाल वो वाली परेशानी अपनी जगह है। और मैंने वाकई आज गौर से देखा है क्लास को, तो तकरीबन 1/3 से ज़्यादा बच्चों के ग्लासेस भी लगे हुए हैं। मत करें, मोबाइल को इतना मत यूज़ करें। मुझे जेन्युइन नहीं लग रहा है कि आप लोग मोबाइल को एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं। अपने आप को बचाएं, मतलब बहुत जल्दी बहुत बूढ़े होना है। थोड़ा केयर करें, मतलब थोड़ी सी कम स्क्रीन यूज़ कर लें, या अंधेरे में मत करें, या चेहरे के बहुत करीब करके मत करें, थोड़े फासले पे कर लें। बहुत सस्ते में टैब्स मिल जाते हैं, टैब की स्क्रीन बड़ी होती है, थोड़ा फासले पे भी रख के इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं जेन्युइनली परेशान हूँ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था कि क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हो, उनमें से आधे से ज़्यादा जो है टीचर की आंखें तेज़ हो, जो कि उनसे डबल एज का हो। तो ये वाकई ही परेशानी वाली बात है। कोविड में बड़ी स्क्रीन पे लेक्चर जब लेते थे, हम लेक्चर वगैरह पे नींद आती थी, मोबाइल पे गौर से देख के देते थे, बंदा जाता। ठीक है, तो उन्होंने कहा मोबाइल पे लेक्चर हम बहुत गौर से देखते थे, तो उससे जो है वो आंखों पे फ़र्क पड़ा, और लैपटॉप पे देखने से नींद आती थी। ये डिपेंड करता है आपके पोस्चर के ऊपर। आप ऑनलाइन क्लास कभी भी लें तो मेज़ कुर्सी रखें, मेज़ के ऊपर लैपटॉप रखें और कुर्सी पे बैठ के लेक्चर को अटेंड करें। क्लास में भी तो कुर्सी पे बैठे होते हैं। अब अगर तकरीबन नीम दराज होकर आप लेक्चर ले रहे होंगे, लैपटॉप ऐसे करके खुला हुआ होगा, आपने कोनी पे तकिया रखा हुआ होगा और जो है वो दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़ के साथ साथ नोटिफिकेशंस भी देख रहे होंगे, तो लैपटॉप से तो नींद आनी है। लेकिन मोबाइल भी आपके हाथ नहीं थक जाते इस तरह से पकड़े पकड़े। आप कहेंगे नहीं वो हमारे पास डिवाइस होती है, वो ऐसे करके क्लिप्स आ जाता है सामने। लेकिन बहरहाल मोबाइल की छोटी स्क्रीन्स में जब आप बारीक बारीक चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो आपकी आंखों पे असर पड़ रहा है। मैंने वाकई आज पहली दफ़ा नोट किया है कि क्लास में 1/3 से ज़्यादा लोगों को ग्लासेस लगे हुए हैं, और बाकियों से भी कौन सा पढ़ा गया है। और अगर आपको लगता है कि मैंने रट्टा मारा हुआ है सवाल को, तो मतलब मैं तो स्पेलिंग मुझे याद नहीं होते, तो ये तो फिर इतनी सारी लाइनें लिखी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई रट्टा मारा हुआ हो।
तो वो इसीलिए ना मैं जनरली वहाँ जाके ऑब्ज़र्व कर रहा था कि क्या वाकई ही नज़र नहीं आ रहा या आप लोग शुगल में कह रहे हैं, लेकिन मुझे टेंशन इस बात की है कि आप लोगों को हकीकत में नज़र नहीं आ रहा था। बादाम कम से कम 7 हर दिन खाएं और मोबाइल का टाइम थोड़ा थोड़ा सा कम करते जाएं। पता है लॉन्ग टर्म चलाएं अपने आप को। सीए करके एंजॉय करना है ना दुनिया को, तो कब एंजॉय करेंगे? आधी आंखों के साथ मोटे मोटे ग्लासेस लगा के। खुदा का खौफ करें, इतनी प्यारी ज़िंदगी है, आप लोग तो उजाड़ी जा रहे हैं इसे। मेडिकल नाम पे लेजर ऑपरेशन हो तो बस आप थोड़ा सा ख्याल करें। ज़्यादा ख्याल करने का मैं नहीं कह रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग थोड़ा एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं और अंधेरे में मोबाइल यूज़ करने से ये फ़र्क ज़रा ज़्यादा पड़ता है। कोशिश करें मोबाइल अगर आपने रात में यूज़ करना है और मोबाइल ही यूज़ करना है और लेट के ही यूज़ करना है तो कम से कम लाइट होनी चाहिए उस जगह पे। छोटी सी सजेशन है, आप लोग नहीं मानेंगे मुझे पता है, लेकिन मैं कम से कम सजेशन दे दूँ। इधर आते हैं सेल्स। इस दफ़ा क्या है, हमारे पास दोनों चीज़ें हैं। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, हमें ज़्यादा मज़ा आएगा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ उसके एसेट्स लायबिलिटी पे इम्पैक्ट वगैरह पे भी बहस कर सकते हैं। ये रिव्यू हुआ हुआ और यहाँ नोट्स डले हुए हैं, नोट 1 2 3 4 और इन नोट्स में नीचे हमारी टीम ने कुछ लिखा है। इसका मतलब हमारे पास रिव्यू हुआ है। अब हमने उन नोट्स को देख के देखना है कि उसमें क्या चीज़ अनरीज़नेबल है या इनकम्प्लीट है। सेल्स 85,000, थोड़ा सा कर देता हूँ, 85,000 बढ़ के हो गई। कितने % बढ़ी हैं? 9%। ये हमारी टीम ने बताया कि 9% सेल्स बढ़ी हैं और सेल्स 6.8 मिलियन के करीब बढ़ गई हैं। नोट 1 क्या कहता है? इंक्रीज इन रेवेन्यू इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन सेल्स ऑफ एयर कंडीशनर बाय 12.6 मिलियन। ये जो सेल्स का इंक्रीज़ है वो इसलिए ज़्यादा है कि हमारी जो एयर कंडीशनर की सेल है वो बढ़ गई 12.6 मिलियन से। क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स हुआ है विच आर मेड एट 10% अबव द नॉर्मल प्राइस। उन्होंने कहा हमने इंस्टॉलमेंट सेल पे एसी देने शुरू कर दी हैं और वो एसी नॉर्मल प्राइस का 10% महंगा होता है क्योंकि हम उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट सेल्स पे। द प्राइस इज़ रिकवर्ड इन 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स और ये प्राइस 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में रिकवर होती है। ये आपकी टीम ने आपको कहा, आपको कोई मसला तो नहीं है बात सुन के? लीज तो अलग कैटेगरी में आनी चाहिए। आप इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे देने का क्या मतलब है? आप जब इंस्टॉलमेंट उनकी पूरी होती होगी तो वो उनकी हो जाती होगी, तो इसका मतलब है ये वो किराए वाली लीज़ नहीं है, ये फाइनेंस लीज़ है। जब ये फाइनेंस लीज़ है और वो चीज़ उनकी ओनरशिप हो जानी है तो इसका मतलब है सेल तो होनी है, लेकिन क्या सेल का इंटरेस्ट भी इधर ही रिकॉर्ड होना है? वो कहाँ होना चाहिए? वो अदर इनकम में जाना चाहिए। और दूसरा, मान लेते हैं 12.6 मिलियन का इंक्रीज़ हुआ है रेवेन्यू में, तो रेवेन्यू में असल में इंक्रीज़ कितना हुआ है? तो इसका मतलब है कुछ कम भी हुआ है। क्या कम हुआ है? हमारे टीम मेंबर ने कोई बात ही नहीं की उसके ऊपर। हमारे टीम मेंबर ने वर्किंग की और वर्किंग में उसने इस इंक्रीज़ के नीचे एक नोट दे दिया कि भाई ये इंक्रीज़ सिर्फ इस वजह से है कि एयर कंडीशनर 12.6 मिलियन से बढ़ गए और उसमें 10% इजाफी पैसे भी हम ले रहे हैं। चलो 10% इजाफी अगर चले गए अदर इनकम में तो जो 12.6 मिलियन है इतना इंक्रीज़ नज़र आता, इंक्रीज़ इससे आधा है। तो क्या पूछना चाहिए था वहाँ पे? क्वांटिटेटिव एनालिसिस मांगना चाहिए था, क्या चीज़ कितनी बढ़ी है आपकी। अगर एसी बढ़ना शुरू हो गए तो कौन सी चीज़ है जो कम होना शुरू हो गई। तो ये वाली जो लाइन है ये इतनी जस्टिफाइड नहीं लग रही, हमें यहाँ कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन मांगने की ज़रूरत है। अब पूरे सवाल को हमने जहन में रखना है। जी जी, हम ये कह रहे हैं कि अगर एसी बढ़ गया है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहूँ कि जी पिछली दफ़ा हमने 2 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था और इस दफ़ा 3 करोड़ का रेवेन्यू कमाया। आप कहें क्यों? तो मैं कहूँ क्योंकि 1.5 करोड़ पीआरसी ऐड हो गया। तो आप कहेंगे सर 1 मिनट, 1 करोड़ बढ़ा है सेल्स में और पीआरसी कितना है? 1.5, तो कम क्या हुआ है? इसका मतलब कुछ और सेल्स कम हुई होंगी। तो ये डिस्कशन तो हो गई कि एसी 12.6 मिलियन से बढ़ा है, लेकिन हमने जो देखा है इंक्रीज़ कितना है? 6.8 मिलियन। तो अगर 12.6 वो बढ़ा है तो कुछ कम भी हुआ होगा, वो जानने की ज़रूरत है। वो क्या है जो कम हुआ है? अच्छा, ये 12.6
AC बड़ा है, ये इंस्टॉलमेंट सेल्स है, तो इंस्टॉलमेंट 12 महीने की है, तो हो सकता है कि इनमें से आधी सेल्स ऐसी हों जिनकी हमें इंस्टॉलमेंट्स आ गई हों और आधी नहीं हो, तो हो सकता है इन्होंने आधी रिकॉर्ड की हो। सेल कब रिकॉर्ड होनी चाहिए इंस्टॉलमेंट सेल्स पे? हमसे कस्टमर ने कहा कि मैं आपसे ये AC ख़रीद रहा हूँ किस्तों पे, AC ख़रीदने का एग्रीमेंट हो गया, अब वो हमें किस्तें देने शुरू हो रहा है, हर किस्त पे रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा? रेवेन्यू शुरू में रिकॉर्ड हो जाएगा, रिसीवेबल बुक हो जाएगा और फिर रिसीवेबल सेट होता रहेगा। तो इसका मतलब है कि तकरीबन रिसीवेबल भी बढ़ना चाहिए इस हरकत के बाद, और सेल 12.6 मिलियन पूरी ही रिकॉर्ड होनी चाहिए, आधी रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। तो मुझे डर ये लग रहा है कि हो सकता है ये हर इंस्टॉलमेंट आने पे सेल उतने अमाउंट से रिकॉर्ड करते हो, तभी तो तकरीबन 12.5 मिलियन में से हाफ़ का इंक्रीज़ नज़र आ रहा है कि हाफ़ इंस्टॉलमेंट्स आ गई होंगी, हाफ़ नहीं आई होंगी, तो इन्होंने इस तरह से कर लिया। शक हो रहा है। सवाल ने कहा था comment on analytical review performed by audit team and specify which explanation in analytical review seems unreasonable and or incomplete। आपको कौन सी बात इनकम्प्लीट लग रही है, कौन सी अनरीज़नेबल लग रही है और कौन सी अनरीज़नेबल एंड इनकम्प्लीट लग रही है। तो हम कहेंगे ये अनरीज़नेबल बात लग रही है, इनकम्प्लीट बात लग रही है, इसमें हमें चीज़ें पूरी नहीं पता लग रही, हमें उनसे कुछ मांगना होगा। क्या मांगना होगा? सेल्स का ब्रेकअप मांगना होगा, और फिर ये इंस्टॉलमेंट सेल का प्रिंसिपल और मार्कअप का जो इम्पैक्ट है वो क्या है और इसको रिकॉर्ड करने की इनकी पॉलिसी क्या है, ये समझनी होगी। इंस्टॉलमेंट के एग्रीमेंट या जो जिस एग्रीमेंट के थ्रू कर रहे हैं, तो हम इनकी रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी को चेक करेंगे कि क्या वो IFRS के मुताबिक सही है या नहीं। डन। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स पे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स 51 मिलियन से 56 मिलियन हो गई है, 11% बढ़ी है। नोट नंबर 2, द इंक्रीज़ इन लाइन विद इंक्रीज़ इन रेवेन्यू। हमारी टीम ने बहुत ही आसानी से कह दिया कि ये इसलिए बढ़ी है कि रेवेन्यू बढ़ा है। क्या कॉस्ट ऑफ सेल हमेशा सिर्फ रेवेन्यू के बढ़ने की वजह से बढ़ता है? मटेरियल की प्राइस इंक्रीज़ हो सकती है, लेबर की प्राइस इंक्रीज़ हो सकती है, ओवरहेड में चीज़ें प्लस माइनस हो सकती हैं, तो कुछ इम्पैक्ट तो उसका सेल्स के यूनिट से होगा और कुछ इम्पैक्ट रेट से होगा। तो ये जुमला इनकम्प्लीट लग रहा है। क्या मांगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स का ब्रेकअप क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ों की प्राइसेस इस ईयर में बढ़ी हैं। GP सर जैसे ये कॉस्ट ऑफ सेल वाली बात की आपने, अगर हम उनसे कहते हैं हर चीज़ पहले कस्टमर जैसे ऐसे करते हैं कि हर चीज़ अगर कांस्टेंट है तो फिर ठीक है, अगर नहीं तो फिर हम ये वाला ब्रेकअप मांगेंगे। जी, अगर तो हर चीज़ कांस्टेंट है, यानी कि हम यूँ भी कह सकते हैं कि हम उनसे कहेंगे कि अगर इस साल कोई चेंज नहीं हुई तो हम कुछ और इन्फॉर्मेशन लें। जी हाँ, ये वाली तार बर्दाश्त नहीं कर सकी वो ऑडिट को ना, मतलब उस एनर्जी को जो है ना। तो खैर हम ये बात कर रहे थे कि जो सेल्स है और कॉस्ट ऑफ सेल्स वो करीब करीब बढ़ रहे हैं, और हमारी टीम ने कह दिया कि जी कॉस्ट ऑफ सेल इसलिए बढ़ा कि सेल्स बढ़ी है। तो हमें उनसे ब्रेकअप मांगना चाहिए भाई कॉस्ट ऑफ सेल में क्या है, वो किस किस लेवल से किस किस रेट से चल रही है और उसमें किस किस चीज़ के साथ क्या इम्पैक्ट है। और जैसे इन्होंने कहा कि उनसे कहेंगे कि जी अगर सब कांस्टेंट चल रहा है तो कुछ और इन्फॉर्मेशन मांग लेंगे, और अगर कांस्टेंट नहीं है इंक्रीज़ हुआ है तो फिर हम उनसे पूछेंगे कि क्या क्या कितने कितने % इंक्रीज़ हुआ है। डन। कॉस्ट ऑफ सेल में क्या है? हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल सेल्स से ज़्यादा बढ़ी है, और ऊपर से सेल्स के अंदर तो वो भी थी इंस्टॉलमेंट सेल, और अगर हमें शक है कि वो 10% भी उन्होंने इधर ही डाल दिया होगा तो थोड़े से और शकूक व शुबहात है। और ये शकूक व शुबहात कब दूर होंगे? जब डाटा मिलेगा। और हमारी टीम जो है वो गोली खा के आ गई, उसको उन्होंने जो कहा वो मान गए। GP अगेन, मैं अगर ICAP में इस तरह का सवाल बनाऊं तो मेरी शदीद ख्वाहिश होगी कि मैं ये कैलकुलेशन गलत कर दूं, और बाद में एग्जामिनर कमेंट में कहूँ कि बच्चों ने ध्यान ही नहीं किया कि सवाल में मैथमेटिकली भी डाटा एक्यूरेट नहीं था। यानी अगर मैं ये सवाल बनाता तो मैं ये GP को प्लस माइनस करके यहाँ अमाउंट गलत लिख देता, ये चेक करने के लिए कि क्या बच्चों ने इतना ध्यान से देखा कि उसको माइनस करके उतना ही बनता है। लेकिन ये ICAP वाले ये अच्छे लोग हैं, इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये आपको एक ख़ास लेवल से ज़्यादा आगे तक नहीं जानना चाह रहे। एडमिन एक्सपेंसेस कितने से बढ़ गए? 1247 से कम हो गए। 2014 की निस्बत 2015 में
कम हो गए हैं, और इंतहाई खूबसूरत इत्तेफाक है कि एक ख़ास अमाउंट से कम हुआ है। जितना प्रॉफिट बढ़ा है उतने से कम हो गया। ये थोड़ी सी अजीब सी, मतलब ये इत्तेफाक हो सकता है लेकिन मशकूक बात तो है। जीपी में इंक्रीज़, ये देखें ना, ये हमारी टीम ने क्या वर्किंग की है, 2 कॉलम बनाए, साथ इंक्रीज़ डिक्रीज़ और उसकी परसेंटेज लिख दी और आगे कमेंट्स लिख दिए। तो हमारी टीम ने बताया कि जीपी इंक्रीज़ हुआ है 1247, और हमारी टीम ने बताया कि एडमिन एक्सपेंसेस डिक्रीज़ हुए हैं 1247। मतलब इतना खूबसूरत इत्तेफाक नॉर्मली बड़ा कम होता है कि फिगर्स बिल्कुल मैच कर जाएँ। जब इतना खूबसूरत इत्तेफाक हो तो भी हमें शक होता है। तो थोड़ा सा ना मुझे एडमिन एक्सपेंसेस मशकूक से लगना शुरू हो गए हैं एवं ये बात देख के कि ये एग्जैक्टली उतनी ही अमाउंट से माइनस हो रहे हैं। हमारी टीम से पूछा गया कि भाई ये 8% का इंक्रीज़ या इस तरह से, तो उन्होंने लिख दिया नॉट मटेरियल। एडमिन एक्सपेंसेस आपके 8% बढ़ जाते हैं, क्यों बढ़े होंगे? कम हो गए, क्यों कम हो गए? एम्प्लॉय रिड्यूस कर दिया, हो सकता है उन्होंने कुछ एम्प्लॉयज़ रिड्यूस कर दिए हों। क्यों एम्प्लॉयज़ क्यों रिड्यूस किए होंगे? ये इन्होंने तो सेल तो इनकी बढ़ गई है, इन्होंने तो नया सिस्टम भी वो लॉन्च कर दिया इंस्टॉलमेंट सेल वाला, तो असूलन तो इनके निज़ामी मामला और बढ़ने चाहिए थे, खर्चे और होने चाहिए थे। लेकिन सर सेल जितनी से बढ़नी चाहिए उतनी से नहीं बढ़ी। सेल जितनी तेज़ी से बढ़नी चाहिए थी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी। 12 मिलियन से बढ़नी चाहिए थी जब हमने वो नई चीज़, ठीक है, लेकिन हम हाफ से बढ़ी है। इसका मतलब है सेल्स में शायद थोड़ा डिक्लाइन आया है। इसका मतलब है कि शायद ओवरऑल कुछ और चीज़ों की सेल में डिक्लाइन आया, तो फिर एडमिन एक्सपेंसेस शायद इस वजह से कम हुआ। अब हमें कुछ नहीं पता, और हमारे टीम के लोग जो है वो भी बस जो उन्हें बताया क्लाइंट ने वो उन्होंने आके हमें बता दिया। तो हम कहेंगे नहीं भाई ये बात आपकी अच्छी नहीं लगी, इसको इन्वेस्टिगेट करो कि इसमें कौन सा एक्सपेंस है जो अचानक से कम हो गया। एडमिन एक्सपेंसेस नॉर्मली हर साल बढ़ते ही हैं, हर अगला साल पिछले साल से इन्फ्लेटेड होता है। तो नॉर्मली एक्सपेंस एक दफ़ा एक ख़ास लेवल पे सेट हो जाए तो उससे ऊपर जा रहा होता है, नीचे नहीं जा रहा होता। किराए भी बढ़ रहे होंगे, इंसानों की कॉस्ट भी बढ़ी होगी, तो ये कम क्यों हुआ है ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और इस पर अगर बढ़ा होता तो मशकूक ना होता, कम हुआ है ये मशकूक है, और इत्तफाकन उतने से ही कम हुआ है जितने से प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो इससे थोड़ा सा शक और बढ़ गया। तो हम कहेंगे यहाँ हमारी टीम की सफिशिएंट डिटेल नहीं है, हम उनसे इसका ब्रेकअप मांगेंगे और देखेंगे एग्जैक्टली कौन कौन से आइटम में रिडक्शन हुई है और क्यों रिडक्शन हुई है। सर यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने गलती से जो जीपी की डिफरेंस है वो भी गलती से ये लिख दी। अगेन मैथमेटिकली हम देख सकते हैं, इस वक्त ये मैथमेटिकली सही है, लेकिन मैं आपको कहता कि अगर सवाल डिफ़िकल्ट करना चाहते ना तो वो मैथमेटिकल एरर्स भी करते हैं इसमें, ये देखने के लिए कि टीम वालों को मैथमेटिकली वो जो स्टूडेंट है उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना भी आता है या नहीं। याद है क्लाइंट जब भी हमें कोई डाटा दे सबसे पहले क्या करें, एक्यूरेसी देख लें उस डाटा की, उस पर प्रोसीजर तो बाद में लगाएंगे, पहले उसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी देख लें। एडमिन एक्सपेंसेस पे उनकी बात अच्छी नहीं लगी, एक स्टेप आगे चलते हैं। अदर ऑपरेटिंग इनकम 13 मिलियन से आ गई 11 मिलियन पे, डिक्रीज़ हो गया। हमारी टीम ने कहा नॉट मटेरियल। ये अदर इनकम में क्या होता होगा? इंटरेस्ट, और हमने नई इंस्टॉलमेंट सेल शुरू की है तो ये तो बढ़नी चाहिए थी और ये कम हो गई है। तो बजाय इसके कि बढ़ती कम हो गई है तो ये तो अच्छा खासा 2 मिलियन नहीं है तो 2.5-3 मिलियन का फ़र्क है, चूँकि उसमें उसका 10% का इम्पैक्ट भी आना था, इसका 10% का इम्पैक्ट भी वहाँ पे आता उस अदर इनकम में, और मज़ीद जो ऑलरेडी थी वो भी आती। इसका मतलब है कोई और बड़ी इनकम का सोर्स ख़त्म हो गया। अदर इनकम में क्या चीज़ें क्लाइंट से पूछने की ज़रूरत है और ये देखने की ज़रूरत है कि कौन सी अदर इनकम ख़त्म हो गई और क्या उन्होंने ये वाली इंस्टॉलमेंट सेल पे जो इंटरेस्ट वाली अदर इनकम है इसको ऐड किया या नहीं किया। हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट डिस्पोज ऑफ कर दियो। इस साइड पे आके देख लेते हैं, इस साइड पे एसेट्स से ही आप कमाते हैं ना, तो देख लेते हैं एसेट्स में क्या है। इन्वेंट्री से आप ऊपर वाली इनकम कमाते हैं, कैश एंड बैंक आपकी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ हैं? इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं है, इनके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं ही नहीं, तो फिर अदर इनकम हो रही होगी गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, तो उसमें भी कोई बहुत बड़ी चेंजेस आई होंगी। नॉन करंट एसेट्स कहाँ हैं? उसमें तकरीबन जो है 4.1 मिलियन, ये पहले 195 थे और अब 190 ये कम हुए हैं। शायद इनको बेचने से
कुछ पैसे आए हों, लॉस आया होगा, वो लॉस एडजस्ट हो गया होगा। इसका मतलब ये मामला थोड़ा सा पेचीदा है। हमें एक तो अदर इनकम की उनसे डिटेल चाहिए, और दूसरा जब हम एसेट्स पे आएंगे तो फिर देखेंगे कि एसेट्स के डिस्पोजल वगैरह के ऊपर क्या हुआ है। जी हर साल डिस्पोजल करके अंदर इनकम कमाते होंगे, पिछले साल भी इन्वेस्टमेंट हुई नहीं है। हाँ, अब अगेन भाई ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि पिछले साल भी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं, तो इसका मतलब है पिछले साल भी डिस्पोजल्स हुए होंगे, तो इसका मतलब है शायद डिस्पोजल के अलावा भी कुछ इनकम हो। अब हमें जब डाटा नहीं पता तो हम तो तुक्के ही लगाएंगे ना। और सवाल क्या कह रहा है कि तुक्के मत लगाओ, हमसे पूछ लो कि क्या कमी है, तो हम कहेंगे कमी ये है कि आपने ब्रेकअप नहीं दिया अदर इनकम का, और अदर इनकम में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, हमें उसकी वर्किंग चाहिए। डन। सर हो सकता है डिस्पोज ऑफ करने के बजाय रिवैल्यूएशन मॉडल हो। तो रिवैल्यूएशन मॉडल की जो वो इनकम है वो कहाँ आएगी? यहाँ तो नहीं आएगी। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है बहुत बचपन में उसको हम किसी और तरफ से घुमा के रूट करते थे। जी अदर एक्सपेंसेस 8.4 मिलियन से सिर्फ 24 मिलियन हो गए, 15.5 मिलियन बढ़ गए, और नोट नंबर 3 बताएगा 185% हो गए। नोट 3 देखते हैं। अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड अ लॉस ऑफ 5 मिलियन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। चलो ये समझ आ गया कि हमारे पास कुछ लॉस मौजूद है। अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड अ लॉस ऑफ 5 मिलियन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। रिमेनिंग अमाउंट रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ वारंटी। ये जो 15 मिलियन का इंक्रीमेंट हुआ है, इसमें से 5 मिलियन तो इसलिए बढ़ा के लॉस हुआ है एसेट्स की सेल पे। एसेट्स की सेल कितनी की हुई है? कितने एसेट्स कम हुए? 4.1 मिलियन के एसेट्स कम हुए हैं, जिसमें 5 मिलियन का लॉस हो गया। ये तो नहीं हजम हो रहा ना, अजीब सी बात हो गई। अच्छा चलें फ़र्ज़ करें इसको हजम भी कर लें। बकाया उन्होंने क्या कहा? कॉस्ट ऑफ वारंटी है। तो क्या मतलब वारंटी पिछले साल नहीं थी? और अगर वारंटी की कॉस्ट है तो वारंटी की प्रोविज़न होगी यहाँ कहीं, ये नहीं प्रोविज़न। प्रोविज़न में इतना सा फ़र्क पड़ रहा है, और उनके मुताबिक 10 मिलियन। इन्होंने कहा ना कि 15 मिलियन में से 5 मिलियन वो है उसकी कॉस्ट, ये डिस्पोजल के वो है लॉस, और बाकी जो डिफरेंस है वो किसकी तरफ है? कॉस्ट ऑफ वारंटी। तो 10 मिलियन वारंटी पे खर्चा, और अगर इस दफ़ा है तो पिछले साल क्यों नहीं था? क्या इस साल इन्होंने नई वारंटी देनी शुरू की है? सेल्स कितनी है? 85 मिलियन की सेल में 10 मिलियन की हमने वारंटी की प्रोविज़न रिकॉर्ड की हुई है, और पिछले साल हमने वारंटी की प्रोविज़न रिकॉर्ड ही नहीं की थी, या की भी थी तो पता नहीं, क्योंकि इस दफ़ा तो इंक्रीज़ इतना ज़्यादा हुआ है। ये कह रहे हैं रिमेनिंग अमाउंट रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ वारंटी, तो ये जुमला हज़म नहीं हो रहा। क्या क्या मांगना है क्लाइंट से? इससे तो इन्वेंटरी भी इफेक्ट होगी कि एनआरवी पे आ जाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा वारंटी की कॉस्ट है। तो हाँ, मतलब ये इतनी ज़्यादा वारंटी मशकूक कर रही है हमें। 10 मिलियन से अचानक से वारंटी की कॉस्ट बढ़ गई, तो इसका क्या मतलब है? हमारी चीज़ें वापस आना शुरू हो गई हैं, लोग एतराज़ कर रहे हैं, और सवाल में इधर इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। तो अब हमारी टीम को क्या चाहिए, वो क्या इन्फॉर्मेशन मांगे? एक तो ये इस अदर एक्सपेंसेस का ब्रेकअप, फिर इसके अंदर जो डिस्पोजल वाला हुआ है मामला उसकी सारी वर्किंग, वो कितने रुपए के एसेट्स थे, वो कितने के डिस्पोज ऑफ हुए, और उस पर कितने का लॉस या कितने का प्रॉफिट किस तरह से आया, और उसके अलावा ये वारंटी क्या है, किस चीज़ की है, क्या पॉलिसी है, क्या इस साल आई है, और फिर क्या वारंटी की प्रोविज़न हमें ठीक लग रही है या नहीं लग रही, इसके ऊपर में काम करना होगा। सर जितना भी हो फिर भी अमाउंट अच्छी खासी बच जाती है। अमाउंट अच्छी खासी, वही बात है, आप जितना मर्जी भी सोच लेना, 15 मिलियन 10 मिलियन बड़ा मटेरियल है, मतलब सेल्स का तकरीबन 15% के आसपास है। ये 85 मिलियन की सेल्स है, तो 10 मिलियन एक छोटी अमाउंट नहीं है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और इसको एक अचानक से उठा के वो वारंटी का नाम दे दें, और वो वारंटी इधर बढ़ती हुई नज़र भी ना आ रही हो हमें प्रोविजंस में, कम ना भी हो रही होती, ज़ीरो भी होती। 10 मिलियन इतना बड़ा डिफरेंस है कि कहीं तो दिखेगा, वो यहाँ दिख ही नहीं रहा। खैर उन्होंने 5 मिलियन का लॉस लिखा है वो भी तो। जी, अब 5 मिलियन का जो लॉस है किस चीज़ पे हुआ है? सर्विस डिपार्टमेंट के एसेट्स आपने बेचे हैं और उस पर आपको 5 मिलियन का लॉस हुआ है। अभी हम जब एसेट तक पहुंचेंगे कुछ और इन्फॉर्मेशन आएगी तो उस वक्त उस पर तबसरा कर लेंगे। ये इन्फॉर्मेशन साइड पे रख लेते हैं कि 5 मिलियन का लॉस हुआ है
सर्विस डिपार्टमेंट की एसी डिस्पोज ऑफ करने में। अदर एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस 10 मिलियन से बढ़ के 12.7 मिलियन हो गए हैं, 2 मिलियन बढ़ गए हैं, 19% बढ़ा है। इन्होंने कह दिया नॉट मटेरियल। हम समझ लेते हैं इसे, इंटरेस्ट एक्सपेंस 10 मिलियन से 12 मिलियन मतलब 2 मिलियन बढ़ा होगा, इसका मतलब है कि कितने परसेंट बढ़ा है? 19%। तो लोन भी तकरीबन 19, 20, 21% के आसपास बढ़ा होगा। लोन को देख लेते हैं आके, कहाँ है जी लोन? लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम रिलेटेड पार्टी 80 मिलियन से 48 मिलियन पे गिरे हैं, सब्सटेंशियली कम हो गए हैं। और वो जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो 20% से बढ़ गया है। और टीम ने क्या कहा? नॉट मटेरियल, जान छुड़ाई और आगे चले गए। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग का सवाल हो, एक अजम्पशन लें और आगे चल पड़े। तो ये नहीं करना चाहिए था हमारी टीम को। क्या किया इन्होंने? सर अब ये एक बार उन्हें इंडिविजुअली इग्नोर भी किया था, मगर एक्यूमुलेट होके तो वो सिग्निफिकेंट बन गए हैं। हाँ, वही बात है कि आप ये कह रहे हैं नॉट मटेरियल नॉट मटेरियल नॉट मटेरियल, इन सारों को जोड़ें तो भी तो मटेरियल बन रहा है। तो ये बात अच्छी नहीं हमें टीम की लगी। एक चीज़ जो सामने से हर बंदे को समझ आती है कि अगर आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस 20% से बढ़ेगा तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका लोन भी तकरीबन बढ़ेगा। लोन कम हो रहा है, लोन 60% कम है। तो ये बात हज़म नहीं हो रही। इस पे हमें उनसे पूछना होगा कि ये कौन सा लोन है, ये लोन किस तरह से पे हुआ है, इसका कितना था। हो सकता है साल के स्टार्ट में लोन और हो, फिर प्लस हुआ हो, फिर माइनस हुआ हो, बहुत सारी वेरिएशंस हो सकती हैं। तो हम तो अभी तुक्का ही लगा रहे हैं। तो क्लाइंट से क्या मांगे? लोन की रिपेमेंट स्केड्यूल, साल में ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक लोन में क्या क्या मूवमेंट हुई है वो, इंटरेस्ट रेट पिछले साल का क्या था, इस साल का क्या था, ताकि हम देख सकें कि ये बात मुनासिब लग रही है नहीं। आप देख रहे हैं एनालिटिकल प्रोसीजर, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स आप फेस ऑफ द फाइनेंशियल से ही बहुत सारी चीज़ें एनालाइज कर रहे होते हैं। ये सबसे मज़े के प्रोसीजर है, ये मैथमेटिकल प्रोसीजर हैं जिससे आप एक अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं कि ये कंपनी कैसी चल रही है। सर जी आंसर करते हुए एक ब्रैकेट में रहना कि ऐसे कह सकते हैं कि अगर उनके इंटरेस्ट का रेट देख रहे हैं जो वो हमें दे रहे हैं, वो देखें, मार्केट का देखें। हाँ, अब अगेन सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगाने नहीं शुरू कर देने। सवाल ने क्या है, मज़ीद इन्फॉर्मेशन क्या मांगोगे, तो बस वो इन्फॉर्मेशन जो मांग रहे हैं बस वो बात करनी है, उससे आगे जाके उसके ऊपर प्रोसीजर्स नहीं लगा देने। सिर्फ ये है कि उन्होंने कहा कि आपको क्या अनरीजनेबल इनकम्प्लीट लग रही है, तो हम कहेंगे ये इनकम्प्लीट लग रही है भाई, हमें फ़लाना चीज़ भी बता दो। तो सवाल में स्कोप के अंदर रहना है। स्कोप ये है कि आप उनसे मज़ीद क्या मांगें और कौन सी चीज़ आपको ठीक लग रही है और कौन सी चीज़ ठीक नहीं लग रही। फिर क्या हुआ? लॉस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ 6.57 मिलियन पिछली बार प्रॉफिट था और इस दफ़ा लॉस है। टैक्स, जब आप प्रॉफिट में थे तो आपने 1.8 मिलियन टैक्स दिया और जब आप लॉस में हैं तो आप 3.6 मिलियन टैक्स दे रहे हैं। ये मामला नाजुक है। अब हो सकता है कुछ FTR वाली प्रोडक्ट हो, कुछ NTR वाली, हमें नहीं पता। और हो सकता है एक भाई ने कहा डेफर टैक्स हो। देखते हैं, दुआ करते हैं इधर डेफर टैक्स ना लिखा हुआ हो, लेकिन अगर लिखा हुआ मिल गया डेफर टैक्स लाइबिलिटी 12.3 मिलियन से बढ़ के, अब मुझे नहीं पता ये क्या होता है, क्या होता है ये डेफर टैक्स लाइबिलिटी कब बढ़ती है। हमने इसके ऊपर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पढ़े थे लेकिन मुझे नहीं पता, मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे समझाएं कि ये हो क्या रहा है। सर जब हमारे नहीं, आम आदमी को उन्होंने तो मुश्किल तरीके से समझाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा सर टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आया और उसकी वजह से ऐसे हो गया, कुछ भी कह दें तो जी ये लाइबिलिटी बढ़नी चाहिए थी। प्रॉफिट वाले ईयर में हमने ये टैक्स दिया, लॉस वाले ईयर में ये फिगर कैसे आई होगी, क्या किया होगा? पहले कोई लाइबिलिटी होगी, उसको पे किया होगा, तो एंट्री क्या हुई होगी? लाइबिलिटी क्रेडिट हो गई होगी और डेबिट हो गई होगी। और क्या क्रेडिट हुआ होगा? सर अगर एक ऐसे चीज भाई आप वो कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं लाइबिलिटी कम हुई होगी। डेफर टैक्स पिछली दफ़ा क्या था? लाइबिलिटी था पिछली दफ़ा, और इस दफ़ा लाइबिलिटी बढ़ गई। पिछले साल लाइबिलिटी थी और इस साल मुझे लॉस हुआ है।
तो एसेट तो तब बने जब लाइबिलिटी खड़ी हुई ना हो। अगर लाइबिलिटी खड़ी हुई है तो उसको नीचे गिरा दें, और यहाँ कम हो रही है, बढ़ रही है। तो ये डेफर्ड टैक्स वाली बात तो नहीं, फिट ही नहीं हो रही। इसका मतलब है कि ये जो ये वाला मसला है ना, इसका डेफर्ड टैक्स से ताल्लुक नहीं लग रहा, क्योंकि जो हो रहा है वो तो ऑपोजिट है हमारी अंडरस्टैंडिंग से। अब जिनको डेफर्ड टैक्स का नहीं पता वो ज़्यादा परेशान ना हो, लेकिन जिनको डेफर्ड टैक्स समझ आता है उन्हें समझ आ रहा है कि यहाँ उल्टी बात हो रही है। तो जब यहाँ उल्टी बात हो रही है तो इसका मतलब है कि अब हम इस चीज़ के पीछे पड़ेंगे कि भाई ये टैक्स का क्या है, नोट टीम ने काम किया है। द मैटर हैज़ बीन डिस्कस विद आवर टैक्स टीम हु वुड गिव इट्स व्यूज़ शॉर्टली। उन्होंने कही हमने अपने टैक्स वालों से इस पर पूछा है, वो अपना मशवरा दे देंगे। तो हम कहेंगे भाई अच्छा आपको उनका क्या स्टेटस है, और दूसरा ये है कि इसमें जो डेफर्ड टैक्स का मसला है वो टैक्स की टीम का तो है ही नहीं, वो तो अकाउंटेंट्स का मसला है। तो मुझे मैनेजमेंट से क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, इनका टैक्सेशन का सिस्टम क्या है, इनकी NTR और FTR वाली क्या प्रोडक्ट है। मतलब अगर कंपनी लॉस में है तो असूलन टैक्स नहीं बनना चाहिए। टैक्स तभी बन रहा होगा जब कुछ चीज़ों पे मिनिमम टैक्स होगा, कुछ चीज़ों पर फाइनल टैक्स होगा, जिसकी वजह से हमें टैक्स कुछ ना कुछ पे करना पड़ रहा होगा। या दूसरा स्टांस हो सकता था कि कोई डेफर्ड टैक्स एसेट लाइबिलिटी की कोई उल्टी सीधी एडजस्टमेंट हो रही होती। तो ये बिल्कुल हजम नहीं हुआ कि आप लॉस में जा रहे हैं और आपका टैक्स डबल हो गया। सर इसका एक और चीज़ भी तो कह सकते हैं ना, ना इनकी मीन्स के PP बढ़ रही है, ना इनकी मीन्स की कोई ऐसी चीज़ बढ़ रही है जहाँ से वो टैक्स इंक्रीज़ हो, उल्टा सारी चीज़ें डिक्रीज़ ही हो रही हैं। जैसे रिसीवेबल है, रिसीवेबल का मोस्टली हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि अकाउंटिंग और सेल टैक्स ट्रीटमेंट सेम ही होते हैं। ठीक है, तो इधर से कोई चीज़ इंडिकेट भी नहीं कर रही कि इनका डेफर्ड टैक्स बढ़ेगा। इन्होंने कहा यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा अपेरेंट इंडिकेशन भी नहीं लग रही बेस की चेंज की कि हमें नज़र आए कि चीज़ें इस तरह से हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डेफर्ड टैक्स के ऊपर जो है ना हम थोड़े से मशकूक हो गए कि डेफर्ड टैक्स की इम्प्लीकेशन तो नहीं नज़र आ रही। इसका मतलब है कि ये टैक्स के रेटों का ही कोई मसला है, कोई उल्टी सीधी बड़ी महंगी सी चीज़ है जिस पे अचानक से टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और वो भी प्रॉफिट पे नहीं है, वो उस प्रोडक्ट की रेवेन्यू के ऊपर है। FTR का सिस्टम होगा, आपको तो ना NTR पे प्रॉफिट पे लगाते हैं और FTR पे उस प्रोडक्ट के रेवेन्यू के साथ परसेंटेज मल्टीप्लाई हो रही होती है। अच्छा ये है कितना परसेंट? अगेन ये इस लॉस का कितने परसेंट है ये तो शायद बेहतर नहीं होगा, इसको सेल्स की परसेंटेज में देखने की कोशिश करें। सेल का 4% है। सेल का 4% है। अब आपको कुछ ऐसे FTR के रेट याद आते हैं जहाँ 3.5-4% भी हों कुछ चीज़ों के ऊपर? अब पता नहीं आपको टैक्स याद है या नहीं। डिफरेंट तरह के कॉटन, राइस, इस तरह की चीज़ों की सप्लाई के ऊपर मुख्तलिफ तरह के FTR, खैर इग्नोर कर दें। अगर FTR है तो इस दफ़ा कोई नई प्रोडक्ट्स तो नहीं आई, पिछली दफ़ा भी वो प्रोडक्ट्स होंगी, तो पिछली दफ़ा भी उस पर होना चाहिए था। और पिछली दफ़ा के रेवेन्यू के साथ अगर इसका हम रेट देखें और इस दफ़ा के रेवेन्यू के साथ रेट देखें तो वो भी अनजस्टिफाइड है, तो गड़बड़ है। मैनेजमेंट से कहेंगे कि जी हमें आप ब्रेकअप दें, आप हमें बताएं कि आपका NTR FTR का क्या स्ट्रक्चर है और इन प्रोडक्ट्स के साथ क्या हुआ, ये टैक्स कहाँ से आया है। मैनेजमेंट से पूछें, अपनी टीम से क्यों पूछ रहे हैं, इनसे पूछें जिनको ऑडिट कर रहे हैं कि भाई तुम बताओ तुम्हारा टैक्स एकदम से क्यों बढ़ गया, तुम लॉस में जा रहे हो और टैक्स तुम्हारा डबल हो गया। डन। नहीं जी, नोट 4 तक ख़त्म हुआ, अब यहाँ आते हैं। PPE में 4.1 मिलियन का डिक्रीज़ है, आपने कुछ एसेट शायद कम किए हैं और वो हमें पता है कि कुछ कम हुआ भी है। जी तो जब हमने इधर टैक्स की कैलकुलेशन की है तो टैक्स हमें ज़्यादा पे करना पड़ा, जो कैलकुलेशन करके हमें टैक्स ज़्यादा पे किया है वहाँ से तो फिर से ऊपर वाला सारा ही हमें डाउट हो जाएगा। जो कैलकुलेशन करके हमने एक्चुअल टैक्स पे किया है सर इस साल, तो उसकी वजह से हमें सारा सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स जो कैलकुलेशन है और ये तो टोटली डिफरेंट हो जाएगी। नहीं क्यों सर, अगर वहाँ प्रॉफिट है तो तभी तो सर टैक्स देना पड़ेगा। अब अगेन असल में बात ये है कि फाइनेंशियल में जो यहाँ पे चीज़ आ रही होती है ना, वो सीधा सीधा मैथ होनी चाहिए असूलन, और असल टैक्स और डेफर्ड टैक्स पीछे नोट में उसकी वर्किंग होनी चाहिए। यानी फाइनेंशियल को एक बंदा पकड़े और उस पर सीधा सीधा सा परसेंटेज लगाए और वो टैक्स निकल आना चाहिए, जबकि असल में आपने वो टैक्स नहीं दिया होता, या उससे कम दिया होता है या ज़्यादा दिया होता है। तो फिर आप पीछे नोट में आते हैं, वो कम या ज़्यादा वाला टैक्स लिखते हैं और जो गैप है
वो डेफर टैक्स में उसकी एडजस्टमेंट हो रही होती है। तो फेस पे तो ये ऐसी हरकत होती नहीं जैसी इन्होंने की हुई है। तो फिर इसकी एक ही मुमकिन वजह हो सकती है कि FTR वाला चक्कर है कि डायरेक्ट वो FTR उसके ऊपर डायरेक्ट लग रहा है रेवेन्यू पे। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा परेशानी है। बजाय इसके कि आप एग्जामिनर को बताएं कि हमें डेफर टैक्स की ज़्यादा गहराई का नहीं पता, आप कहें कि ये वाला इशू डेफर टैक्स से रिलेटेड नहीं लग रहा, हम फर्दर इन्फॉर्मेशन उनसे मांगेंगे कि उनकी कौन सी प्रोडक्ट FTR NTR और टैक्स के रेट्स मांगेंगे। जी जी, अगर सेल्स बढ़ गई हैं तो शायद सेल्स टैक्स ज़्यादा दे रहे हो। अब सेल्स टैक्स किस जगह दिखाते हैं हम? क्या इस वाले टैक्स में दिखाते हैं? कहाँ दिखाते हैं? सेल्स टैक्स क्या होता है? एक्सपेंस होता है, इनकम होती है। खुदा का खौफ करें, सेल्स टैक्स आप लोगों से कलेक्ट करके रख लेते हैं, एक लाइबिलिटी होती है जो आपने गवर्नमेंट को पे करनी होती है। तो ना वो इधर आएगा ना कुछ और, वो रिसीवेबल पेबल्स वगैरह या किसी उस तरह के एरिया में आप दिखाएंगे, लेकिन सेल्स टैक्स इज़ नॉट एन एक्सपेंस। और अगर आपका वो एक्सपेंस भी हो ना तो आपकी परचेजेज़ में एम्बेड हो जाता है। और अगर सेल हो तो सेल में आप अपना पोर्शन रिकॉर्ड करते हैं, जो ऊपर का सेल्स टैक्स का पोर्शन है वो आपका है ही नहीं, उसको आप गवर्नमेंट की लायबिलिटी के तौर पे आप कहेंगे कैश डेबिट हो गया, फॉर एग्जांपल 100 से कैश डेबिट हो गया, 90 से सेल्स क्रेडिट हो गई और 10 से पेबल टू गवर्नमेंट क्रेडिट हो गया। फिर आपका कुछ रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट भी होगा आपकी बाइंग पे, फिर आप उसे नेट करते हैं। तो ये तो टैक्स वाली सारी बातें, होपफुली ये क्लियर है। तो सेल्स टैक्स यहाँ पे नहीं है, सेल्स टैक्स को आप इधर ना लेके आएँ। जी, और बात ये कह सकते हैं जो डेफर टैक्स का मसला होता है वो मोस्टली एसेट एंड लायबिलिटी से रिलेटेड होता है, उनका तो सेल टैक्स हो गया, इस चीज़ से तो कोई उसका कनेक्शन ही नहीं है। उसका कनेक्शन देखिए, हम असल में डेफर टैक्स को तो हमने पहले ही उठा के कचरे में फेंक दिया। हम कह रहे हैं डेफर टैक्स का मसला नहीं, कुछ और मसला है, वो कुछ और मसला हम उनसे पूछना चाह रहे हैं। डन। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 4.1 मिलियन से कम हुए हैं और इन्होंने कहा कि हमने डिस्पोजल भी किया है। नोट नंबर 5 क्या कहता है? The decrease is due to disposal of asset of Service Department of Air Conditioners Division. The Service Department was outsourced last year. क्या मतलब? सर्विस डिपार्टमेंट लास्ट ईयर क्या था? आउटसोर्स, कोई और आपको सर्विसेज दे रहा था। और इस ईयर आपने क्या किया? एसेट सर्विस डिपार्टमेंट जो एयर कंडीशनर डिपार्टमेंट में डिवीज़न में सर्विस डिपार्टमेंट है उसके एसेट्स को डिस्पोज ऑफ किया है। किसी और के एसेट बेच दिया आपने। आपने तो आउटसोर्स किया हुआ था, तो आपने किसी और के एसेट उठा के बेचे और वो अपने पास उसको रिकॉर्ड करके और उसके डिस्पोजल का लॉस भी उठा के जो है ना वो अपने अदर एक्सपेंसेस में डाल दिया। तो हाँ, अब ये नोट नंबर 5 ने दोबारा उसी तरफ रेफ़र किया। तो हम कहेंगे नहीं भाई, एक काम करो, ज़रा ये कहानी हमें पूरी बताओ। ये कौन सा डिपार्टमेंट था, किसके एसेट थे, उसकी बुक वैल्यू क्या थी, उसकी कॉस्ट क्या थी, उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या थी और उसको बेचा कितने का और कितना गेन और कितना लॉस हुआ। ये वर्किंग तो मांगनी पड़ेगी उनसे। हाँ, डिस्पोजल पे पहले भी हमें अजीब सा शक हो रहा था क्योंकि वो ज़बरदस्ती फिट हो रहा था वहाँ पे। तो मज़े की बात है अगर ये डिस्पोजल भी गलत निकल आया ना तो फिर तो ये 15 मिलियन सारा का सारा मशकूक हो जाता है। क्योंकि पहले ही उन्होंने हमें कहा था अच्छा 5 मिलियन तो डिस्पोजल के खाते गया ना, 10 मिलियन को हमें खेलने के लिए उन्होंने वारंटी दे दी। तो अगर वो 5 मिलियन भी गलत निकला तो फिर तो 15 मिलियन का एक अनजस्टिफाइड डिफरेंस है जो हमें पता ही नहीं लग रहा। और हमारी टीम क्या कहती है? इमैटेरियल। तो हमारी टीम जो है वो शायद बहुत बड़े बड़े सवाल करके आई होगी, तो उन्होंने छोटा सा एक इशू देखा होगा। सर जैसे पीपीई में और कुछ मसला लग रहा है आपको? अगर पीपीई कम हो रहा है तो डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन किस जगह जाती होगी भला? 2 जगह जाती होगी, या वो अदर एक्सपेंसेस में आएगी या वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में आएगी। तो कॉस्ट ऑफ सेल और अदर एक्सपेंसेस में अगर वही बात है कि अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पिछली दफ़ा के लेवल के आसपास ही हैं, तकरीबन सब्सटेंशियली पिछली दफ़ा के लेवल के आसपास ही हैं, बहुत 1-2% इतना बड़ा फ़र्क तो नहीं होता, तो इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल या अदर एक्सपेंसेस में ज़्यादा से ज़्यादा 1-2% का फ़र्क पड़ जाएगा। वो इतना बड़ा फ़र्क नहीं है जिसके ऊपर हमारी ये इतने बड़ी अमाउंट्स जस्टिफाई हो जाए। खैर,
सर यहाँ पे एक और चीज़ भी हो सकती है कि मीन्स के सर्विस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हमने आउटसोर्स किए हों, अब उनको हम वो मीन्स के अगले साल अपने रख रहे हो या उनको मीन्स हो सकता है हमने पहले सर्विस डिपार्टमेंट के बंदे आउटसोर्स किए हों बाहर, और अब हम अपना डिपार्टमेंट बना रहे हैं। अब हम अपना डिपार्टमेंट बना रहे हैं नया, और उस नए डिपार्टमेंट का एसी उठा के बेच देते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक डिपार्टमेंट हमारा है ही नहीं, इसी साल वो डिपार्टमेंट बनाया और हमने उसका एसी बेच दिया। तो ये एसी कहाँ था, किस जगह का था, इसकी क्या कॉस्ट थी, किसका एसी था, हमारा था या उनका था, मतलब हमारे एसी थे या उनके एसी थे। कॉस्ट मांगने का फायदा नहीं, जब पता है कि शिवर का डिपार्टमेंट था उसका एसी बेचा तो फायदा होगा। हाँ, अब अगेन उन्होंने कहा लास्ट ईयर आउटसोर्स हुआ था, इस साल इधर है। अब सवाल ये कि इस साल जो एसी बिके हैं वो अपने उतार के बेचे हैं या उनके उतार के बेचे हैं, और अगर अपने बेचे हैं तो ये क्यों कह रहे हैं कि सर्विस डिपार्टमेंट का, सर्विस डिपार्टमेंट तो फाल ही अभी हुआ है। तो मेरे ख्याल में उन्हें समझ आती है कि जब सर्विस डिपार्टमेंट बोलते हैं तो चूंकि इसने कॉस्ट अकाउंटिंग सही नहीं पड़ी हुई होगी, तो ये सर्विस डिपार्टमेंट सुन के ही जो है ना वो कहता होगा हाँ 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 ठीक है सही है, टिक लगा देता होगा। अपने कोई भाई बंद होगा ना, उसकी भी अकाउंटिंग इतनी होगी। तो अब हमने उसी को तो खींचना है कि यार क्या कर रहे हो, खुदा का खौफ करो। सर इससे वैसे एडमिन एक्सपेंस का भी हो जाता है, जैसे वो डिक्रीज हुआ है तो सर्विस डिपार्टमेंट को हमने आउटसोर्स किया है, उसमें जो लॉस हुआ तो इससे हमारा जो एडमिन एक्सपेंस वो भी तो कम हुआ। जी, थोड़ा सा evidence- अब अगेन वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, एडमिन एक्सपेंसेस वो थोड़े कम हुए हैं, और शायद वो एडमिन एक्सपेंसेस इस वजह से कम हुए हैं कि हमने वो सर्विस डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर दिया। तो शायद बात उल्टी है, पिछले साल तक हमारे पास था और अब शायद आउटसोर्स किया, और फिर समझ आती है पिछले साल तक हमारे पास था, अब हमने उसका एसी भी बेच दिया और आउटसोर्स भी कर दिया। तो फिर ये जुमला गलत है, या ये जुमला उल्टा लिखा हुआ है, या हमें उलट समझ आ रही है। इसके ऊपर फिर हमने बहस करनी है कि जी ये वाली बात जो है ना मैच नहीं कर रही। हमें सर्विस डिपार्टमेंट की कहानी जाननी है सारी की सारी। फिर क्या हुआ, रिसीवेबल आपके बढ़ गए 1.648, 9% से बढ़े। नोट नंबर 6, द इंक्रीज इन रिसीवेबल इन लाइन विद इंक्रीज इन सेल। उसने कहा जितनी सेल बढ़ी उतने ही रिसीवेबल बढ़ गए, उतने ही बढ़ने चाहिए, उतने परसेंट ही ना, मतलब वो भी 9% बढ़ा, ये भी 9% बढ़ा। मैं तो लगता है कि थोड़े से और भी बढ़ने चाहिए थे, क्योंकि इंस्टॉलमेंट सेल्स है, पहले नहीं होती थी इंस्टॉलमेंट सेल्स। तो अब इस जुमले का क्या करें, एक्सप्लेनेशन में क्या मांगेंगे? रिसीवेबल में क्या है, इंस्टॉलमेंट वाले कितने हैं और रेगुलर रिसीवेबल्स कितने हैं, ताकि हम उसको कंपेयर करके देख सकें कि वो जो इंटरेस्ट इनकम जो हमें डाउट हो रहा है कि वो उन्होंने सही तरह से क्लासीफाई की है या नहीं की, उसका भी पता लग जाए। अब अगेन रिसीवेबल्स में ये देखा जा सकता है कि ये रिसीवेबल्स में कौन से हैं, क्या सिर्फ डेटर्स हैं या बाकी भी हैं। अगर सिर्फ डेटर्स हैं तो फिर डे बुक से हमें हेल्प मिल सकती है। रिसीवेबल्स मिल गए हो, हाँ मतलब कितने रिसीवेबल्स मिल गए हो, कैश बढ़ेगा, रिसीवेबल्स आपके बढ़ रहे हैं। सर वो जो 12% उधर सेल्स के हिसाब से बढ़ने चाहिए थे, वो कुछ हमें मिल गए हैं और हो सकता है कुछ मिल गए हो कुछ ना मिले हो। वो उन्होंने कहा था कि ये 12 महीने के ऊपर फैली हुई है इंस्टॉलमेंट सेल। तो अगर ओवर द ईयर हम स्प्रेड करके अगर एसेट्स ले रहे हैं तो बाय द एंड ऑफ ईयर हाफ ऑफ द रिसीवेबल्स होंगे और हाफ ऑफ द रिसीवेबल्स नहीं होंगे। तो कम से कम उन हाफ रिसीवेबल का इम्पैक्ट तो आना चाहिए था। उस 12.6 मिलियन में से रिसीवेबल आधे तो कम से कम रिकॉर्ड होने चाहिए थे। कम से कम 6 मिलियन का तो डिफरेंस नज़र आता ही आता। बात समझ रहे हैं? 12.6 मिलियन की इंस्टॉलमेंट, और वो सिर्फ वो फेस वैल्यू है, उसके ऊपर 10% मज़ीद इंटरेस्ट भी है। तो रिसीवेबल में हमें मज़ीद शक है, हम उनसे कहेंगे कि हमें डिटेल्स दें। इन्वेंट्री के साथ क्या हुआ, इन्वेंट्री बढ़ रही है। नोट नंबर 7, द इन्वेंट्री बैलेंस इज़ इन लाइन विद प्रायर ईयर। उन्होंने कहा भाई पिछले साल भी तकरीबन ऐसे ही थी, इस साल भी तकरीबन ऐसे ही है। ठीक है, अब ज़रूरी थोड़ी बंदा हर बात पे एतराज़ करे। एवं एतराज़ करने के लिए आपको टेक्निकल बात करनी पड़ेगी। इन्वेंट्री कब बढ़ती है? जब आपकी सेल्स कम हो रही हो। सेल्स के साथ क्या होगा, बढ़ गई। तो ये तो अजीब सी बात है।
तो इन लाइन विद लास्ट ईयर बैलेंस तो नहीं है। हमारी सेल्स 7-8 मिलियन से बढ़ गई है, और हमारी जब सेल्स बढ़ गई है और हमारा एक एवरेज पॉलिसी है इन्वेंट्री वगैरह की, तो इन्वेंट्री हमारी नीचे आनी चाहिए थी। नहीं सर, वो बना ज़्यादा रहे हैं, cost of sales। शायद बना ज़्यादा रहे हैं, हाँ तो वही तो सही। ज़्यादा बना रहे होंगे, फिर कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस किया होगा और इधर उठा के ऐड कर दिया होगा। सर कॉस्ट ऑफ सेल करेंगे तो आएगी। कॉस्ट ऑफ सेल तो उस चीज़ की लेंगे जो सेल करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ सेल बनाई होगी लेकिन उसमें से इन्वेंट्री निकाली होगी और इधर डाल दी होगी। तो क्या इन्वेंट्री में क्या पूछें? इन्वेंट्री अकाउंट से होता है वो पूछो। इन्वेंट्री की जो अकाउंट करता है लास्ट 30 जून को, उसकी वो डिटेल लेंगे। इन्वेंट्री की बस अकाउंट की डिटेल ले लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे पूछ लेंगे कि भाई इन्वेंट्री के अंदर कोई अनयूजुअल फ्लक्चुएशन है तो हमें बता दें। कैश इन बैंक 8 मिलियन से 7.9, नॉट मटेरियल कह दिया और ठीक है। अब क्या 83,000 रुपये पे क्या बात करें? 83,000 ही है ना। 83,000 से कैश कम हुआ है और कैश कम ही होना चाहिए। बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए? सेल्स बढ़ी है, लेकिन सेल्स में से बहुत सारी सेल्स तो इंस्टॉलमेंट सेल्स भी है। इंस्टॉलमेंट सेल में पैसे तो पूरे नहीं आए होंगे, तो और रिसीवेबल भी बढ़े, तो इसका मतलब है कि कैश की फ्लक्चुएशन जो है ना, वो जब तक हमारे सामने पूरी की पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट ना हो या जब तक हमारे पास कैश का पूरा हिसाब किताब ना हो, उसके ऊपर मुश्किल है। और दूसरा तकरीबन पिछले साल के आसपास के लेवल पे है, तो कभी कभी उस बेचारे की भी सुन लेते हैं। जब उसने वो इतने मिलियन को नॉट मटेरियल कहा था ना, 15 मिलियन को, तो फिर ज़रा परेशानी थी, या 2 मिलियन या इस तरह से करके। ये 83,000 रुपये बेचारा, कोई बात नहीं, माफ़ कर देते हैं ऐसे। शेयर कैपिटल, अस्तगफिरुल्लाह, शेयर कैपिटल भी बदल गया। 32,000 यानी कि 32 मिलियन का कैपिटल इंक्रीज़ हुआ है। नोट नंबर 8, कंपनी हैज़ कन्वर्टेड द लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी इनटू इक्विटी। रिलेटेड पार्टी का कोई लोन था जिसको कन्वर्ट कर दिया इक्विटी में, एंड शेयर्स इशू शेयर्स अमाउंटिंग टू 32 मिलियन। गली मुका दी। उन्होंने कहा जी आपने लोन लिया था रिलेटेड पार्टी से, वो आपने कन्वर्ट कर दिया इक्विटी में, तो इसका मतलब एंट्री हुई होगी कि इक्विटी क्रेडिट हो गई होगी और लोन डेबिट हो गया होगा। तो लोन कहाँ है? ये कम हो रहा है और वो बढ़ रहा है। वो 32 मिलियन से बढ़ रहा है, ये 31,808 से कम हो रहा है। कम होते होते भी बीच में खाया गया। तो कम से कम ये एंट्री तो सीधी होनी चाहिए ना, अगर उनकी बात मान भी ले। थोड़ा बहुत तो चलता है। इसके ऊपर कोई नोट डाला हुआ है, नोट 8। ये नोट 8 वही है, कंपनी ने लोन को इक्विटी में कन्वर्ट किया। अच्छा, इसका मतलब है कि एक लोन था जो इक्विटी में कन्वर्ट हुआ, तो साल के शुरू में उसके ऊपर इंटरेस्ट आया होगा और बाद में उस पर नहीं आया होगा क्योंकि वो इक्विटी में शिफ्ट हो गया। तो इंटरेस्ट में क्या हो रहा था? इंटरेस्ट बढ़ रहा था। तो इंटरेस्ट कैसे बढ़ सकता है अगर लोन ही इस साल कन्वर्ट हो गया हुआ है? ये फिगर से एक्यूरेट आनी चाहिए। और ये कम से कम ये जो डिफरेंस है, अगर वो 32 मिलियन का डिफरेंस है तो ये भी पूरा 32 मिलियन का डिफरेंस। कोई रिसीवेबल पेबल का अलग हिसाब था तो वो किसी और खाते में एडजस्ट होता ना। लॉन्ग टर्म लोन तो प्रिंसिपल अमाउंट से माइनस होता और इक्विटी प्रिंसिपल अमाउंट से ऐड होती। तो ये बात हमें हजम नहीं हो रही, इसकी हमें डिटेल मांगनी होगी कि किस किस्म का लोन था, क्या ये कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी था भी या नहीं था। और रिलेटेड पार्टी है, रिलेटेड पार्टी को लेके तो ऑडिटर बहुत ही मशकूक हो जाता है कि रिलेटेड पार्टी है तो आपस में मिलजुल के कोई ना कोई बीच में गड़बड़ की होगी फाइनेंशियल बेहतर बनाने के लिए। तो ये वाली चीज़ हमें हजम नहीं हुई, ये ट्रांजैक्शन सही से नहीं हुई और इस ट्रांजैक्शन के पीछे रीज़न भी हमें नहीं पता। अब आगे आपका फेवरेट एरिया आ गया, डेफर टैक्स। 12.3 मिलियन से बढ़ के 14.8 मिलियन हो गई है डेफर टैक्स की लाइबिलिटी। ऐसा कब होता है भला? सर या तो हमारे एसेट्स इंक्रीज हो, या हमारे एसेट्स इंक्रीज़ हो या लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो। हमने डेबिट क्रेडिट सीधा कर दिया ना कि एक क्रेडिट क्यों बढ़ता है जब दूसरा क्रेडिट कम हुआ होता है, या क्रेडिट तब बढ़ता है जब डेबिट भी बड़ा होता है। तो वो तो साबित हो जाएगा अगर मैं यहाँ से एसेट्स लाइबिलिटीज़ का, क्योंकि इसने टैली तो करना ही है, तो मैथमेटिकली यूँ देखेंगे तो बिल्कुल सही लगेगा। तो और रीज़न भी होती है डेफर टैक्स की। ठीक है, कोई रेट के चेंज, कोई फ्लक्चुएशन इस तरह की चीज़ आ रही हो, और उधर हमने कैलकुलेशन करते हुए देखा था कि डेफर टैक्स हमें यहाँ पे
नहीं समझ आ रहा है? इन्होंने कुछ वो किया है नोट नंबर 4, मैटर हैज़ बीन डिस्कस विद आवर टेक्स्ट टीम हु वुड गिव इट्स व्यूज़ शॉर्टली। यहाँ अब हम नहीं छोड़ेंगे, उधर हमने फिर भी सुन लिया था। डेफर टैक्स का मसला ही नहीं है, डेफर टैक्स तो अकाउंटेंट्स का मसला है। ISA 620 का नया एक्सप्लेनेटरी एक पैराग्राफ है, उसमें लिखा है कि ऑडिटर एक्सपर्ट उस एरिया से होता है जो आपकी अकाउंटिंग या ऑडिट की नॉलेज से हटके हो। और ख़ास तौर पे एग्जांपल देते हुए उन्होंने कहा है जैसे कि डेफर टैक्स अकाउंटिंग का मसला है तो इसके लिए आप टैक्स के एक्सपर्ट की तरफ जाएंगे तो आपने गलत किया। डेफर टैक्स का इशू नहीं होता, टैक्स वालों को, गरीब को पता भी नहीं होगा डेफर टैक्स क्या होता है, ये अकाउंटेंट के अपने मसले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये टैक्स वालों से पूछना सही नहीं है, ये अकाउंटेंट से पूछना सही था। अब हम इनसे कहेंगे कि भाई ये डेफर टैक्स क्या है और अब हमें पूरी टैक्स की कहानी सुनाओ। और क्या हुआ है? प्रोविज़न थोड़ी सी कम हुई है। नोट नंबर 9, लास्ट ईयर प्रोविज़न इंक्लूड प्रोविज़न फॉर इम्पेयरमेंट इन एसेट्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। ये सर्विस डिपार्टमेंट ना उन्होंने रखा हुआ है, जहाँ जो चीज़ फंस जाए ना, उसे कि वो याद है वो सर्विस डिपार्टमेंट, हाँ सर्विस डिपार्टमेंट, वो नीवा होकर चला जाएगा, उसे पता ही कोई नहीं सर्विस डिपार्टमेंट कैसे काम करता है क्या। तो ये जी इम्पेयरमेंट भी उन्होंने वो कर दी कि प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट इन एसेट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट था, रिमेनिंग इंक्रीज ऑफ 1.3 मिलियन इज इमैटेरियल। जी अब एसेट या बिक गए हैं या इम्पेयर हो रहे हैं, सर हैं भी वो हमारे नहीं, बिक भी रहे हैं, इम्पेयर भी हो रहे हैं, एसेट भी हमारे नहीं है। लास्ट ईयर वो तो सर्विस डिपार्टमेंट के बारे में हमें मुकम्मल आगाही दी जाए, हमें बताया जाए कि ये कौन है, क्या है, क्या कहानी है, ये हमारा है या किसी और का है, और उसके एसेट हमारे हैं या किसी और के, और उसके एसी के साथ असल में हुआ क्या था। एक दफ़ा ये एसी जो है ना, ये पता लग जाए कि ये चल क्या रहा है। जी जी इन्होंने कहा रिमेनिंग इंक्रीज ऑफ 1.3 मिलियन इज ए मटेरियल। भाई ने बड़ी मज़े की बात की, उन्होंने कहा यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है और एक्सप्लेनेशन क्या आ रही है, इंक्रीज़। इस वजह से वो बताना चाह रहे हैं कि लास्ट ईयर उसमें प्रोविज़न शामिल थी इम्पेयर्ड एसेट्स की, फिर वो इम्पेयर होते होते बेचारे बिल्कुल ही थक गए तो उसको उठा के हमने डिस्पोज़ कर दिया होगा। जब डिस्पोज़ कर दिया होगा तो उसमें मज़ीद लॉस आ गया होगा। तो इस साल ये वाले प्रोविज़न में ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें उस वाली प्रोविज़न की पहले डली हुई होंगी, वो भी माइनस हो गई, तो डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा पड़ना चाहिए था, लेकिन कम पड़ा क्योंकि 1.3 मिलियन से बड़ी भी है प्रोविज़न। वो जस्टिफिकेशन कुछ इस तरह से दी है, और उन्होंने कहा वो जो बड़ी है ना वह मटेरियल है। तो ये सर्विस डिपार्टमेंट हमें नहीं समझ आ रहा, ये हमें चाहिए। एंड पे क्या है, क्रेडिटर और एक्रूड एक्सपेंसेस, क्रेडिटर 11 मिलियन से बढ़ गए हैं, 30%, नो टैक्स। इन दिसंबर 2014 ऑल द एम्प्लॉयज़ रिलेटेड एक्सपेंसेस वर पेड बिफोर ईयर एंड। ये जुमला कहना क्या चाह रहा है, दिसंबर 2014, हम कौन सी ईयर का ऑडिट करें, दिसंबर 2015 पे खड़े हुए हम। वो कहता है दिसंबर 2014 में जितने भी एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंसेस थे वो ईयर एंड से पहले पे हो गए थे। वो कहना ही चाह रहे हैं कि इस साल पे नहीं हुए होंगे, जब पे नहीं हुए होंगे तो वो एक्रूअल में आ रहे होंगे। एक्रूअल कितने से बढ़ गया, 11 मिलियन। तो ये पूरे साल की तनख्वाहें होंगी, आखिरी महीने की तनख्वाह होगी। मतलब आखिरी महीने की तनख्वाहें हम नहीं दे सके तो 11 मिलियन से फ़र्क पड़ गया, तो साल भर की तनख्वाह क्या रही होगी, 1 करोड़ 22 लाख। 11 मिलियन का डिफरेंस है ना। तो 11 मिलियन का डिफरेंस वो क्या कह रहे हैं, एक महीने की तनख्वाहें हैं, तो साल की तनख्वाहें कितनी बनेंगी, 1 करोड़ 20-22 लाख, 1.32 के करीब। मिलियंस में अगर हम बात करें 132 मिलियन। सेल्स कितनी है 85 मिलियन। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने, ये कौन लोग हैं भाई, ये इतनी लुट थोड़ी मची हुई होती है। ये आप लोगों की ऐसी ही कैलकुलेशन होती है, ये जो आप लोग हिसाब लगाते हैं ना, इतनी इनकम और ये इतने नोटू और जनाब वो ऐसे करके। तो एक बच्चे ने तो कहीं वो खबर दे दी कि वो सर ऑडी पे फिरते हुए पाए गए हैं।
वो एक एलांट्रा गाड़ी है ब्लैक कलर की, बेचारी मासूम सी, उसने कहीं उस पर बैठा देख लिया, उसने कहा ये जो है ना हर काली गाड़ी शायद ऑडी होती है। तो वो जनाब इंटरनेट पर कहीं कहता फिर रहा था कि टीचर्स तो ऑडी पे फिरते हैं, इनको तो हमारा एहसास ही कोई नहीं है। और वो गरीब 40 लाख की गाड़ी है, उसको जो है ना 3.5-4 करोड़ में पहुंचा दिया। जब मैंने ली थी तो 40 लाख की थी, अब ये अल्लाह की तरफ से वो कुछ वो हुआ है। लास्ट ईयर जनवरी में वो 40 लाख की थी, इस वक्त 82 लाख की है। बस किस्मत से, मुझे पहले से पता लग गया होगा कि मेरा खान जाने वाला है ना, खान के जाने का दुख सोचते साथ ही गाड़ी खरीद ली। खैर सही बात। तो ये बात हजम नहीं हुई भाई, मैथमेटिकली नहीं हजम हो रही। हम कहेंगे यार को अकल को हाथ मारो, 1 महीने की तनख्वाहों से 11 मिलियन का फ़र्क पड़ गया, तो साल की तनख्वाहों से तो फिर पूरा मुल्क ही दिवालिया हो जाएगा। ठीक है, मतलब इतनी बड़ी तनख्वाहें, आपके टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, टोटल वो सारी चीज़ें मिला के मतलब इस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में होंगी ना तनख्वाहें, और ये भी 11 मिलियन है। ये एडमिन में होगी, एडमिन में होंगी, ये कितना है 13 मिलियन। तो ये तो 1 महीने की तनख्वाह से पूरा हो जाएगा क्रेडिटर का भी तो कुछ नहीं करा जी। क्रेडिटर्स का कुछ नहीं करा। और क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बताया। भाई ने कहा सर आपने सिर्फ एक्रूड पे तवज्जो दी हुई है, क्रेडिटर के ऊपर बात नहीं करे। क्रेडिटर कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ क्या हुआ है, 11% बढ़ी है, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे दिख सकता है। तो हम कह सकते हैं कि क्रेडिटर के ऊपर 11% का इम्पैक्ट एक नेचुरल इम्पैक्ट आ सकता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ सेल जितने से बढ़ी उतने से आपके क्रेडिटर्स बढ़ गए होंगे। वैसे तो कॉस्ट ऑफ सेल में काफ़ी कंपोनेंट्स होते हैं, क्रेडिटर बढ़े होंगे सिर्फ मटेरियल वाले एलिमेंट की वजह से, लेबर से नहीं बढ़ा होगा, ओवरहेड से नहीं बढ़ा होगा। तो चलो अगर वो 11% बढ़े हैं तो 4-5% तो क्रेडिटर भी बढ़ते हैं, लेकिन ये तो जालिम 30% बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ग्रैंड टोटल इक्विटी लायबिलिटी वो शायद आपस में फिर टैली कर रहे हैं। तो एक सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि आपको 2 डायमेंशनल एनालिसिस करना हो, एक तरफ से इनकम स्टेटमेंट हो और उसमें जो अजीब सी बात लगे आपके पास बैलेंस शीट के आइटम्स हो, स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन के, और साथ साथ कुछ तबसरे हों, उनको देखते जाएं और उसके हिसाब से आप आंसर करते जाएं। जिस चीज़ की हमने प्रैक्टिस की है और जो मुझे खुशी है वो ये है कि हमें एनालिटिकली सोचना आ गया है, हमें मैथमेटिकली सोचना आ गया। हमें ये पता लग गया है कि एक डाटा को देख के, यानी अब आप देखें ना कि आपने कोई बहुत डिटेल्स एविडेंसेस नहीं देखे, आपने 2 डॉक्यूमेंट्स पकड़े हैं, उनको कंपेयर किया। अगर ये बातें नहीं भी लिखी होती तो आपने बहुत सारी बातें बता देनी थी। तो जो नई स्किल हमारे अंदर डेवलप हुई है वो ये है कि किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख के हम मोटे मोटे तबसरे कर सकते हैं। आपको पता है इन्वेस्टर ऐसे ही करता है, एक इन्वेस्टर ने जब एक कंपनी पे इन्वेस्ट करना होता है तो वो इस तरह से उसकी ये 2 मेन फाइनेंशियल्स पकड़ता है और इसकी बेस पे, इसीलिए पिछले ईयर से डिफरेंस दिया हुआ होता है, पिछला ईयर साथ खड़ा हुआ होता है। तो आप अंदाज़ा लगाते हैं कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही, कंपनी के पैसे इन्वेंट्री में तो नहीं फंसने शुरू हो गए, कंपनी के एसेट्स तो नहीं कम होने शुरू हो गए, कंपनी की इनकम में तो नहीं कुछ अजीबोगरीब से मसले आ गए। तो एनालिटिकल प्रोसीजर ये जो हमने लगाया ये तकरीबन एट द एंड ऑफ ऑडिट वाला है कि टीम ने सारा काम कर लिया, अब हम देख के ओवरऑल अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो बढ़ा है तो उसके साथ क्या हुआ, वो बढ़ा तो उसके साथ क्या हुआ। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू और मतलब क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर जो आता है ISA 220 के मुताबिक वो इन चीज़ों को देख रहा होता है। ISA 220 याद है, ईद से पहले वो 11 बच्चों के सामने जो लेक्चर डिलीवर हुआ था उसको हमने फिर ग्रुप में शेयर करने की कोशिश की थी, हो गया शेयर। तो अगर किसी का 220 मिस हुआ हुआ है तो ज़रूर उस दिन की वीडियो देख लें, और अगर फिज़िकल वालों का मिस हुआ है तो हमने फिज़िकल के ग्रुप में भी शेयर कर दिया है, इसीलिए कि आप लोगों का वो मिस ना हो जाए। वो एक अच्छा मज़े का स्टैंडर्ड है और वो अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है। तो ये सवाल, अगला सवाल आपको दिखा के होमवर्क के लिए दे दूँ? बिल्कुल कल करेंगे, मतलब आप अपने अकाउंटिंग के टीचर्स के साथ यही करते हैं ना, वो बेचारे होमवर्क देते हैं, आप अगले दिन कहते हैं सर आप ही करा दें। लेकिन मैंने आपको इनेबल करना है, अगर मैं ही सवाल करता रहूँगा तो फिर फ़ायदा कोई नहीं। ठीक है, तो कहें आज आपने कौन सा कराया, हमसे पूछ पूछ के किया, आपको तो पता ही नहीं था। तो चलें ठीक है, कल फ्राइडे सैटरडे टेस्ट का क्या होगा, क्योंकि सैटरडे का दिन ना और भी बड़ा मसले में आ रहा है।
क्लैशेस। MFA वालों को भी ना मैं थोड़ा सा लेफ़्ट राइट टाइम घुमा के किसी और तरफ लेके जाने की कोशिश करूँगा। MFA का तो नहीं कोई बैठा हुआ? ठीक है, नहीं मुझे पता है, मैं इसलिए जान के वो किया। तो होमवर्क ही देना पड़ेगा। होमवर्क देते हैं कल, उसके ऊपर कम से कम आप थोड़ा सा पढ़ के आए होंगे, एक फाइन ट्यून डिस्कशन हो सके, इतना तो कम से कम एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। आपने घर जाके कुछ पढ़ना तो नहीं है ना? तो किताब दिखाएं, किताब के एंड पे पास पेपर दिए हुए मैं आपको, ताकि ये बहाना भी ख़त्म हो जाए, सर व्हाट्सएप में आया था सवाल, हमें नहीं पता था। नहीं जी, आपके पास पहला सवाल नज़र आ रहा होगा ये से 520 चैप्टर 7 के एंड पे जाएं आप, तो क्वेश्चन नंबर 7 ऑटम 21 का एक सवाल है और 10 नंबर का सवाल है। 10 नंबर सजेस्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा तकलीफ दे नहीं होगा ये। एक मिनट, अब किताब टू किताब तो नहीं फ़र्क। क्वेश्चन नंबर 7 ऑटम 21, ये क्वेश्चंस के पेज पे सबसे शुरू में ही आपको नज़र आ जाएगा, एक बड़ा सा इस तरह से चैप्टर 7 के एंड पे 111 है। 10th एडिशन में आप में से कुछ के पास शायद 9th या 11th भी है। चैप्टर 7 के एंड पे जहाँ पास पेपर्स हैं, वहाँ ISA 520 का सबसे पहला सवाल ऑटम 21 क्वेश्चन नंबर 7 सबके पास मौजूद है। इस सवाल को देखें, सोचें, जो अपने जहन में जवाब आया है अगर हो सके तो बेशक सॉल्यूशन से भी कंपेयर करें, नहीं तो कल पहले इस सवाल पे डिस्कशन करते हैं और फिर एक छोटा सा स्टैंडर्ड ना हमारा पीछे चैप्टर 4 का एक छोटा सा स्टैंडर्ड हमारा रहता है, वैसे 2 रहते हैं लेकिन जो छोटा वाला है वो हम कल कर लेंगे, ISA 230 इंशाल्लाह डॉक्यूमेंटेशन का। ठीक है।